जरा एक पल के लिए सोचिए, कल सुबह आप अखबार उठाएं और हेडलाइन हो, दुनिया जंग की चपेट में। क्या ये खबर आपको एकदम चौंका देगी? या कहीं ना कहीं मन में एक आवाज आएगी कि हाँ, इसकी आशंका तो पिछले कुछ सालों से हवा में थी ही? ये एक बड़ा सवाल है। शायद चौंकाएगी भी और शायद नहीं भी, डिपेंड करता है। हाँ, तो आज हम इसी बड़े सवाल पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स, कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण और कुछ एक्सपर्ट्स के नोट्स भी। बिल्कुल। और कोशिश ये समझने की है कि क्या इतिहास की कोई पुरानी अनचाही धुन फिर से बजने लगी है? क्या दुनिया वाकई एक और बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ी है? हाँ, और देखिए, आज हमारी इस बातचीत का मकसद सिर्फ खतरे गिनाना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों के जरिए उन बारीक कड़ियों को समझना है जो अतीत के पैटर्न, आज के जो टेंशन वाले इलाके हॉटस्पॉट कह सकते हैं, और भविष्य की जो मुमकिन तस्वीरें हैं उनको आपस में जोड़ती हैं। अच्छा। कोशिश ये है कि भाई इन उलझे हुए मामलों पर एक साफ, एक बैलेंस्ड नजरिया सामने रखा जाए, जो भी हमने पढ़ा है उसके आधार पर। और इन स्रोतों को खंगालते हुए एक बात बार बार आती है सामने। शायद मार्क ट्वेन ने कहा था कि इतिहास खुद को शब्दशाह नहीं दोहराता, लेकिन उसकी लय अक्सर गूंजती है। हाँ, ये कहावत बहुत मशहूर है। और आजकल ये लय कुछ ज्यादा ही तेज और साफ सुनाई दे रही है ना? बिल्कुल। नई ताकतें उभर रही हैं, पुराने गठबंधन वो कमजोर पड़ रहे हैं या बदल रहे हैं, संसाधनों के लिए खींचतान तेज हो रही है, और कई देशों में थोड़े महत्वाकांक्षी नेता नजर आ रहे हैं। हाँ, और ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि लगता है जैसे 1930 के दशक की वो चेतावनियां फिर से कानों में गूंज रही हों। सही कहा। ये समानताएं वाकई चिंता तो पैदा करती हैं, और भविष्य की आहट सुनने के लिए हमें अतीत के उन अहम मोड़ों को देखना ही होगा जहां दुनिया ने गलत रास्ते चुने थे। हाँ। स्रोतों में खासकर 2 दौर का जिक्र बार बार आता है। शायद पहला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1। बिल्कुल। अक्सर लोग वो साराजेवो में जो हत्या हुई थी आर्च ड्यूक फर्डिनैंड की, हाँ, उसको वजह मानते हैं, लेकिन कई इतिहासकारों के विश्लेषण, जो हमारे स्रोतों का हिस्सा हैं, वो बताते हैं कि वो सिर्फ एक चिंगारी थी। अच्छा। असली बारूद तो पहले से जमा हो रहा था, जैसे संधियों का एक ऐसा जाल जिसने देशों को एक दूसरे से बांध रखा था, राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, और सबसे बड़ी बात, क्या? हर पक्ष का ये गलत अनुमान कि दूसरा पक्ष पीछे हट जाएगा। अरे बाप रे। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि एक लोकल संकट इतनी तेजी से पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेगा। नतीजा, एक ऐसा युद्ध जिसे कोई नहीं चाहता था, पर जिससे कोई बच नहीं सका। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि कैसे गलतफहमियां इतनी बड़ी तबाही ला सकती हैं। और फिर आता है 1930s का दशक। हाँ, और वो दौर शायद आज के हालात से कुछ ज्यादा मिलता जुलता लगता है, जैसा कई स्रोत इशारा करते हैं। कैसे? देखिए, भयानक आर्थिक मंदी ने दुनिया को जकड़ा हुआ था। इसी माहौल में ऐसे नेता उभरे जो लोगों को राष्ट्रीय गौरव और महानता के सपने दिखा रहे थे। अपनी समस्याओं के लिए बाहरी ताकतों या माइनॉरिटीज को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। और साथ ही कुछ विस्तारवादी ताकतें थी जो इंटरनेशनल नियमों को खुलेआम चुनौती दे रही थी, जैसे जापान का मंचूरिया पर कब्जा, इटली का इथियोपिया पर हमला। बिल्कुल। और फिर हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण, और उसके बाद तो सारे रास्ते बंद हो गए। हाँ, एक के बाद एक देश युद्ध में खिंचते चले गए। तो इन दोनों विश्व युद्धों के पहले के हालात को देखें तो क्या कुछ कॉमन पैटर्न दिखते हैं जो आज भी नजर आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ पैटर्न बार बार हाईलाइट करते हैं। जैसे? पहला, दुनिया का प्रतिद्वंदी गुटों में बंटना। आज आप इसे नेटो बनाम रूस देख सकते हैं, या अमेरिका और उसके साथी बनाम चीन। ठीक है। दूसरा, हथियारों की होड़ का तेज होना। तब बड़ी नेवी और सेनाएं थीं, आज हाइपरसोनिक मिसाइलें, साइबर हथियार और एआई वाले हथियार हैं। तीसरा, नेताओं का अपने दुश्मनों की ताकत और इरादों को कम आंकना, या ये सोचना कि वो हमारी रेड लाइंस पार नहीं करेंगे। ये खतरनाक है। और चौथा, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है एक तरह का ऑप्टिमिज्म कि मामला इतना नहीं बिगड़ेगा या टकराव लिमिट में रहेगा, जब तक कि वो हाथ से निकल नहीं जाता। बिल्कुल। ये चौथा पॉइंट वाकई सोचने वाला है। हमारे स्रोतों में एक बात ये भी कही गई है कि हम अक्सर सोचते हैं कि भाई अब तो न्यूक्लियर वेपन है या इकोनॉमी इतनी जुड़ी हुई है कि बड़ा युद्ध अब सोचा भी नहीं जा सकता, अकल्पनीय है। हाँ। लेकिन क्या ये खुद को सिर्फ तसल्ली देना नहीं है? इतिहास तो यही दिखाता है कि इंसान अपनी सारी समझदारी के दावों के बावजूद अक्सर अनजाने में तबाही की ओर बढ़ जाता है, जैसे नींद में चलना। हाँ, ये अकल्पनीय वाला आइडिया खतरनाक हो सकता है। इसे नॉर्मल सी बायस कहते हैं। मतलब ये मान लेना कि चीजें वैसी ही चलती रहेंगी जैसी चल रही हैं और बुरी से बुरी घटना नहीं होगी। अच्छा। 1914 में भी किसी ने यूरोप व्यापी युद्ध की कल्पना नहीं की थी।
और 1939 में भी कई लोगों को उम्मीद थी कि हिटलर पोलैंड के बाद रुक जाएगा। सही बात है। परमाणु निवारण यानी न्यूक्लियर डिटरेंस एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तभी काम करता है जब दोनों पक्ष पूरी तरह रैशनल हों और कोई गलती ना करें। और इतिहास गवाह है कि दबाव में नेता हमेशा रैशनल नहीं होते। एग्जैक्टली। चलिए अब आज की दुनिया पर आते हैं। अगर इतिहास की लय गूंज रही है तो आज वो कौन से संभावित बारूद के ढेर हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है? स्रोत किन इलाकों या मुद्दों को सबसे ज्यादा सेंसिटिव मानते हैं? देखिए, स्रोत विश्लेषण के आधार पर चार प्रमुख क्षेत्र या मुद्दे साफ तौर पर उभरते हैं। कौन कौन से? पहला और शायद सबसे ज्वलंत इस वक्त यूक्रेन। ये सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच जमीन की लड़ाई नहीं है, जैसा कि कई वेस्टर्न स्ट्रैटेजिस्ट मानते हैं। ये एक तरह से रूस बनाम नेटो की प्रॉक्सी लड़ाई बन चुकी है। अच्छा। ये वेस्टर्न देशों के संकल्प और उनकी एकता की भी परीक्षा है। अगर रूस अपने मकसद में कामयाब होता है तो ये कोल्ड वॉर के बाद जो सिस्टम बना था उसको पूरी तरह बदल सकता है। ओह। इसलिए यहाँ दांव बहुत ऊंचे हैं और तनाव बढ़ने का, एस्केलेशन का खतरा हमेशा बना रहता है। कोई भी गलत कदम जैसे किसी खास हथियार का इस्तेमाल या लड़ाई का नेटो देशों की सीमा के पास फैलना हालात बेकाबू कर सकता है। ये तो है। और दूसरा हॉटस्पॉट? दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट है ताइवान। हाँ, चीन और ताइवान। हाँ, कई विश्लेषण जो हमने देखे ताइवान की तुलना आधुनिक सुडेंटल लैंड से करते हैं। सुडेंटल लैंड, वो इलाका जिसे हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 से ठीक पहले कब्जा लिया था। बिल्कुल, मतलब एक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण द्वीप जिस पर चीन अपना दावा करता है और मानता है कि इतिहास उसके पक्ष में है। और अमेरिका? अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए कमिटेड है, या कम से कम उसकी पॉलिसी यही कहती है। अगर चीन जबरदस्ती ताइवान को मिलाने की कोशिश करता है तो अमेरिका को कुछ न कुछ तो करना होगा। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि एक स्रोत कहता है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए एक सुनामी साबित हो सकता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश भी इसमें खिंच सकते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर तस्वीर है। और तीसरा है मिडिल ईस्ट का वो चिर परिचित पाउडर केक। हाँ, वो तो हमेशा ही रहता है। बिल्कुल, यहाँ कई परतें हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी है जो प्रॉक्सी सेनाओं के जरिए लड़ी जा रही है। प्रॉक्सी सेनाएं मतलब वो गुट जो इन देशों की शह पर या उनकी तरफ से लड़ते हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला या यमन में हूती विद्रोही। अच्छा, समझ गया। फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों के अपने हित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से गुजरने वाले तेल और गैस के सप्लाई रूट्स। हाँ, वो तो पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली। एक स्रोत इस बात पर जोर देता है कि पहले के उलट आज मिडिल ईस्ट में होने वाला कोई भी बड़ा टकराव लोकल नहीं रह सकता। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, दुनिया भर में मंदी आ सकती है और बड़ी ताकतों को बीच में कूदना पड़ सकता है। हाँ, यहाँ एक छोटी सी गलतफहमी भी जंगल की आग की तरह फैल सकती है। ठीक है। और चौथा पॉइंट? और चौथा जो इन सभी से जुड़ा है वो है नई हथियारों की दौड़ और टेक्नोलॉजी की रेस। अच्छा, किस तरह की रेस? देखिए, कोल्ड वॉर ने हमें परमाणु बम दिए। आज की दौड़ ड्रोन्स की है, हाइपरसोनिक मिसाइलों की है, साइबर हथियारों की है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। हाँ, एआई पर आधारित ऑटोमेटेड हथियार सिस्टम्स। चिंता की बात यह है, जैसा कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बताते हैं, कि ये नई टेक्नोलॉजी युद्ध शुरू होने के प्रोसेस को बहुत तेज कर सकती हैं। कैसे? बाप रे। और गलत फहमी की गुंजाइश बढ़ा सकती हैं। सोचिए, एक हैक किया गया सिस्टम, एक एल्गोरिदम की गलती या एआई का गलत टारगेट चुन लेना, क्या इनसे युद्ध शुरू हो सकता है या अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा? बाप रे, ये तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी एक सारा जीवों की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि कई संभावित सारा जीवों हमारे चारों ओर हैं, बस चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक ये कहना गलत नहीं होगा। तो ये टकराव अगर बढ़ता है, खुदा न खास्ता, तो किस रूप में बढ़ सकता है? स्रोतों में किस तरह के रियलिस्टिक, हालांकि डरावने सिनेरियोज का जिक्र है? हाँ, स्रोत कुछ संभावित एस्केलेशन सिनेरियोज यानी टकराव बढ़ने के रास्ते बताते हैं। ये काल्पनिक नहीं है, बल्कि मौजूदा तनावों पर आधारित हैं। जैसे? कोई एक उदाहरण? एक सिनेरियो ताइवान से शुरू होता है। मान लीजिए चीन ताइवान की पूरी नाकेबंदी कर देता है, ब्लॉकेड। इसे तोड़ने की कोशिश में अमेरिकी और चीनी नेवी के बीच झड़प हो जाती है। अमेरिका प्रतिबंध लगाता है, चीन जवाबी कार्रवाई करता है, जापान जो पास में है और जिसके अपने हित हैं वो भी शामिल हो जाता है। और फिर अचानक ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाती हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाते हैं, दुनिया भर में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले होते हैं, प्रशांत महासागर एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। ये रातों रात हो सकता है। हे भगवान, ये तो वाकई डरावना है। और कोई सिनेरियो यूरोप से जुड़ा हुआ? हाँ, दूसरा सिनेरियो यूरोप से जुड़ा है।
यूक्रेन युद्ध में मान लीजिए गतिरोध बना हुआ है, रूस हताशा में या बढ़त बनाने के लिए किसी छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर देता है। अरे नहीं। नेटो इसे अपनी रेड लाइन का उल्लंघन मानता है और लिमिटेड जवाबी कार्रवाई करता है, शायद रूस के ठिकानों पर मिसाइल हमले। तो रूस चुप रहेगा? मुश्किल है। रूस इसे नाटो का सीधा हमला मान सकता है और बाल्टिक देशों या पोलैंड पर हमला कर सकता है। हवाई क्षेत्र में सीधी झड़पें होती हैं। जो एक लिमिटेड रिस्पांस के रूप में शुरू हुआ था, वो कुछ ही हफ्तों में पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक सकता है। बाप रे। और मिडिल ईस्ट वाला सिनेरियो? तीसरा सिनेरियो मिडिल ईस्ट से शुरू हो सकता है। मान लीजिए इजराइल को पक्की खबर मिलती है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला कर देता है। ईरान सीधे या अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए इजराइल पर मिसाइलें दागता है और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों और तेल टैंकरों को निशाना बनाता है। तो अमेरिका को बीच में आना पड़ेगा। हाँ, इजराइल की रक्षा और तेल सप्लाई बनाए रखने के लिए। खाड़ी देश बढ़ जाते हैं, तेल का फ्लो रुक जाता है, ग्लोबल इकोनॉमी ठप हो जाती है, जिससे चीन और रूस जैसी बाकी ताकतों को भी अपने हितों के लिए कूदना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। ये तीनों ही सिनेरियोज बहुत बहुत भयावह है। और जैसा आप पहले कह रहे थे, इन सभी में एक कॉमन धागा दिखता है, गलत अनुमान, मिसकैलकुलेशन और कंट्रोल खो देना। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है युद्ध हमेशा इसलिए शुरू नहीं होते कि नेता उन्हें चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हालात उनके काबू से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां नेताओं ने सोचा कि वो एक लिमिटेड रिस्क ले रहे हैं, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ गए। इसे एस्केलेशन लैडर या तनाव की सीढ़ी कहते हैं। तनाव की सीढ़ी? हाँ, मतलब आप एक पायदान चढ़ते हैं, फिर दूसरा पक्ष उससे ऊंचा पायदान चढ़ता है और देखते ही देखते आप सबसे ऊपरी पायदान पर पहुंच जाते हैं, जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन क्या तस्वीर सिर्फ इतनी ही निराशाजनक है? क्या हर कोई यही मान रहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? जरूर कुछ ऐसे भी तर्क होंगे जो बताते होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। और ये जरूरी है कि हम उन पर भी ध्यान दें, वरना तस्वीर अधूरी रह जाएगी। तो क्या है वो तर्क हमारी स्रोतों में? क्या इस तरह की जवाबी बातें या आशा की किरणें भी नजर आती हैं? हाँ, आती हैं। स्रोतों में कुछ महत्वपूर्ण काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए हैं। जैसे कि? पहला और सबसे बड़ा तर्क है परमाणु निवारण, न्यूक्लियर डेटरेंस। हाँ, MAD, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल। बड़ी शक्तियों के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि कोई भी बड़ा युद्ध आपसी विनाश का कारण बनेगा। ये डर अभी भी नेताओं को एक हद तक संयम बरतने पर मजबूर करता है। कोई भी सुसाइड तो नहीं करना चाहता। ठीक है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी का जुड़ाव। आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इतनी ज्यादा आपस में गुथी हुई हैं कि एक बड़ी जंग सबके लिए डिजास्ट्रस होगी। चीन और अमेरिका एक दूसरे के बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। क्या वो जानबूझकर इस सिस्टम को नष्ट करना चाहेंगे? कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये आर्थिक निर्भरता युद्ध को रोकने वाला एक बड़ा फैक्टर है। और तीसरा, डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन चैनल्स। कोल्ड वॉर के दौरान भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच टेंशन कम करने के लिए हॉटलाइन और बैक चैनल बातचीत के रास्ते मौजूद थे। हाँ, वो लाल फोन वाली बात। हाँ बिल्कुल। आज भी देशों के बीच बातचीत के रास्ते खुले हैं, भले ही उनमें तनाव हो। UN और दूसरे इंटरनेशनल फोरम भी टेंशन कम करने की कोशिश करते रहते हैं। ये बातें कुछ राहत देती हैं सच में, लेकिन क्या इन तर्कों में भी कुछ कमजोरियां हैं? बिल्कुल हैं। जैसे आपने पहले कहा था कि परमाणु निवारण रैशनल नेताओं पर निर्भर करता है। क्या हम हमेशा मान सकते हैं कि नेता रैशनली रहेंगे, खासकर जब राष्ट्रवाद और घरेलू दबाव बहुत ज्यादा हों? ये बहुत वैलिड सवाल है। और आर्थिक निर्भरता की बात, क्या इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि आर्थिक रूप से जुड़े हुए देशों ने भी एक दूसरे से युद्ध किया हो, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही चिंताएं स्रोतों में भी व्यक्त की गई हैं। परमाणु निवारण का सिद्धांत तब फेल हो सकता है जब कोई नेता बहुत ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो, या उसे लगे कि वो लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर जीत सकता है, या फिर कोई टेक्निकल गलती हो जाए। और रही बात आर्थिक निर्भरता की, तो हाँ, 1914 में भी यूरोप के देश एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार थे, लेकिन ये उन्हें युद्ध से रोक नहीं पाया। तो फिर क्या सीखा हमने? कई स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी या आइडियोलॉजी का सवाल आता है तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पीछे छूट जाते हैं। इतिहास ऐसे नेताओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने देश को युद्ध में झोंक दिया, ये सोचकर कि वो एक छोटा जुआ खेल रहे हैं और जीत जाएंगे। तो अगर खतरा वास्तविक है और बचाव के तर्क पूरी तरह पुख्ता नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या चीज हमें इस ढलान से नीचे गिरने से रोक सकती है? स्रोतों में रोकथाम या बचाव के क्या तरीके बताए गए हैं? स्रोत कुछ ठोस कदमों और प्रिंसिपल्स पर जोर देते हैं जो शायद
शायद तबाही को टालने में मदद कर सकते हैं। क्या है वो? पहला है मजबूत और लगातार क्राइसिस डिप्लोमेसी। नेताओं के बीच सीधी और खुली बातचीत होनी चाहिए, खासकर संकट के समय, ताकि गलतफहमियों को तुरंत दूर किया जा सके। वो रेड फोन वाली समझदारी आज भी उतनी ही जरूरी है। ठीक है। और दूसरा है स्पष्ट रेड लाइंस तय करना और उनका सम्मान करना। हर पक्ष को पता होना चाहिए कि दूसरे पक्ष के लिए कौन सी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हैं। अस्पष्टता अक्सर दुस्साहस को जन्म देती है। क्लैरिटी जरूरी है। तीसरा है इंटरनेशनल प्रेशर और पब्लिक ओपिनियन। छोटे देश, सिविल सोसाइटी, पीस मूवमेंट्स, ये सब बड़ी शक्तियों पर संयम बरतने के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें याद दिलाना होगा कि युद्ध के परिणाम सब भुगतते हैं। बिल्कुल। और चौथा, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है समझौता करने का साहस। समझौता मतलब? कभी-कभी शांति स्थापित करने के लिए अपने कुछ हितों या अपने ईगो को पीछे रखना पड़ता है। ये शायद पॉलिटिकली मुश्किल हो, लेकिन युद्ध से तो कहीं बेहतर है। स्रोत में एक बड़ी मार्के की बात कही गई है कि युद्ध से बचना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की निशानी है। बिल्कुल। लेकिन मुश्किल ये है कि राजनीति की दुनिया में, खासकर जब गर्व, भय और राष्ट्रवाद का माहौल हो, तब बुद्धिमत्ता अक्सर पीछे छूट जाती है। हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? शायद शब्दशः नहीं, शब्दशः तो नहीं, लेकिन जो पैटर्न दिख रहे हैं, बढ़ती प्रतिद्वंदिता, बदलते गठबंधन, लापरवाह या अति महत्वाकांक्षी नेता, आर्थिक अस्थिरता और ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी समझदारी से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, ये सब मिलकर एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर बनाते हैं। ये सब मिलकर एक तरह से तबाही का नुस्खा तैयार करते दिखते हैं। हाँ, और स्रोत एक कड़वा सच सामने रखते हैं। तीसरा विश्व युद्ध या कोई बड़ा वैश्विक टकराव अपरिहार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये होकर ही रहेगा, लेकिन ये अनदेखा करने लायक खतरा भी नहीं है। ये पूरी तरह से संभव है। आखिरकार अंतर उन चॉइसेस से आएगा जो चुने जाएंगे, नेताओं के विकल्प, राष्ट्रों के विकल्प और हाँ, आम नागरिकों के भी विकल्प, जो अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग कर सकते हैं और शांति के लिए आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद हमारे मन में भी उठाए। अगर कल की सुर्खियों में वाकई लिखा हो दुनिया युद्ध में है, तो क्या आपको सचमुच दिल से पूरी तरह आश्चर्य होगा, या आप कहेंगे हाँ, इसके संकेत तो मिल ही रहे थे? सोचने वाली बात है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। सतर्क रहने की जरूरत है, विचारशील रहने की जरूरत है, और सबसे बढ़कर इतिहास के सबसे काले अध्यायों को महज इतिहास मानकर भूल जाने की गलती न करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा।